हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्राइडे मतलब मिंट डे। फ्राइडे मतलब मिंट डे हम बना रहे हैं आज। तो आज हम एक मिंट का एडिटोरियल लेंगे। मिंट का एडिटोरियल हम फ्राइडे को इसलिए लेते हैं क्योंकि एडिटोरियल वीक का एंड डे होता है और मिंट का जो एडिटोरियल होता है वो 600 वर्ड्स का होता है। तो 600 वर्ड्स काफी ज्यादा होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने में भी बहुत टाइम लगता है और दूसरा इसका जो लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल का ये एडिटोरियल होता है। तो हम वीक में एक दिन मिंट का एडिटोरियल लेते हैं। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं यूजुअली वो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और एक अच्छे लेवल का ये लोग एडिटोरियल लिखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है अ सेंट्रल बैंक मस्ट नोट लेट इट्स हर्ट रूल इट्स हेड। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसका मतलब ये है आ सेंट्रल बैंक, एक जो सेंट्रल बैंक है, मस्ट नोट लेट इट्स हर्ट रूल इट्स हेड। तो बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक का जो दिल है उसको अपने हेड को रूल नहीं करना चाहिए। मतलब इट्स हर्ट रूल इट्स हेड मतलब अपने हर्ट को, दिमाग को रूल करने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक को दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। आई बात समझ में। अगर मैं यहां से नोट हटा दूं, अगर मैंने नोट हटा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उसका हर्ट है मतलब दिल है वो रूल कर रहा है उसके हेड को। तो मतलब वो इमोशनली सोच रहा है, दिल से सोच रहा है, दिमाग और लॉजिक नहीं लगा रहा, इमोशन लगा रहा है। तो इमोशन लगाने का मतलब क्या होता है कि भाई अपने हर्ट को, माइंड को रूल करने देना। ठीक है, तो इसका मतलब लॉजिकली नहीं सोचना, इमोशनली सोचना। तो यहां पर जो ऑथर है उसने जो टाइटल डाला है, टाइटल ये डाला है कि यार नहीं देना चाहिए, सेंट्रल बैंक को दिमाग से और लॉजिक से ही सोचना चाहिए, दिल से नहीं सोचना चाहिए, इमोशंस के साथ नहीं बहना चाहिए। ये है आज का पूरा आर्टिकल। हम मिंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको इसकी पीडीएफ एडिटोरियल की 9 PM पे जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ 9 PM पे यूट्यूब पे जो इसी चैनल पे प्रैक्टिस क्लासेस होती है, अभी कुछ दिनों से नहीं हो रही थी, स्टूडेंट को माइग्रेट कर रहे थे, फाइनली कल हमने कर दिखाया। तो अब आपकी 9 PM वाली क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स कभी कुछ देने हो, वोकैबुलरी क्यूज भी अब में भी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण 8 PM वाला क्यूज आपका नहीं हो रहा था। ठीक है, ये कहां पे होता है, सब टेलीग्राम चैनल पर होता है। टेलीग्राम चैनल है स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा, 37,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना भाई। अच्छा, अब क्या है मेरे पास, हाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आज 13 तारीख है, आज हमारी पहली क्लास होगी पेड बैच में, लाइव होगी, पहली क्लास होगी पेड बैच में। पेड बैच क्या है, मंजिल बैच बैंक एग्जाम 2026। इसके अंदर आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि भाई रीडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें। आपको खुद से क्या करना है, मैं क्या कराऊंगा, आपको क्या क्या मिलेगा, वो सब इसमें होगा। स्ट्रेटेजी होगी बिल्कुल जीरो से। ऐसी स्ट्रेटेजी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ना यूट्यूब पे ना कहीं भी। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी एकदम प्रैक्टिकल वे में लेकर के आ रहा हूं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन करके डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये अभी ऑफर चल रहे हैं, आप लोग ये ऑफर अवेल कर सकते हैं। आज से ही क्लास स्टार्ट है, फटाफट जाके आप ले लीजिए। एक बार ये प्राइस बढ़ा तो फिर इस प्राइस पे आपको कभी बैच ये नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट इंग्लिश एक्सक्लूसिव, कंप्लीट इंग्लिश सब्सक्रिप्शन है, एक्सक्लूसिव बोलो, सब्सक्रिप्शन बोलो, सब इसी के अंदर आ जाएगा। चलो भाई, और ये हमारी वेबसाइट है, ऐसा आपको होम पेज दिखेगा। ये होम पेज इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कोर्सेज में जाओगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, यहाँ क्विज़ेस मिल जाएंगे। आप लोग पहला वोकैब आपके सामने आता, क्या है पहला वोकैब, प्ले आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब क्या होता है, देखो प्ले आउट मतलब जो प्ले है अब वो प्ले हो रहा है,
मतलब कोई चीज हो रही है। तो प्ले आउट का मतलब होता है टू अनफोल्ड, किसी भी चीज को अनफोल्ड करना, मतलब स्टार्ट करना आप कह सकते हो। डेवलप होना, कोई भी चीज हैपन होना ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कोई चीज अनफोल्ड हो रही है, टाइम के साथ साथ कोई चीज डेवलप हो रही है, टाइम के साथ साथ कोई चीज घट रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्ले आउट कहते हैं। टू कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन, और वो जब तक चलेगी जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, कोई दिक्कत। टू कंटिन्यू अंटिल कंप्लीशन, और तब तक चलेगी जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो, एनालिस्ट आर क्लोजली ऑब्जर्विंग हाउ द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस प्लेज आउट। तो भाई जो एनालिस्ट है वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो प्ले आउट हो रहे हैं इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं उनका इंपैक्ट क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे हैपन होते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है उससे, वो सब चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्व करने को अपन एक वोकैब पढ़ी थी, बताओ, अपन ने वोकैब पढ़ी थी 3 दिन पहले, कल मैंने उसको रिलेट करवाया था, स्पेलिंग चेक करने के लिए मैंने मोबाइल में भी देखा था, देखा अब मेरे को याद होगी, स्काउटिंग। तो कभी भी अगर आप लोग को स्पेलिंग पे डाउट लगे, कुछ लगे, तो आप लोग चेक कर सकते हो, उसी बहाने आप लोग को पता लग जाएगा, हाँ यार इसकी स्पेलिंग में भूला था, एक बार दिमाग पे जोर डालोगे अपने आप वो वोकैबुलरी आपके सामने आ जाएगी, स्काउटिंग। ठीक है, स्काउटिंग का भी मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना होता है। देखा, आप लोग को भी याद हो गई, बस यही है और कुछ नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग ऐसे याद रख सकता है। अनफोल्ड, ट्रांसपायर, आज इस वोकैब का जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब क्या होता है, कोई चीज होना, अपीयर होना, हैपन होना, या कोई चीज अकर होना। तो ट्रांसपायर का मतलब अकर होना होता है, ठीक है। और ट्रांसपायर का मतलब ये भी होता है कोई चीज भाप में बन के उड़ गई, वो भी होता है, ठीक है। इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व आपको पता है। मटेरियलाइज मतलब कोई चीज सच होना, रियल होना, ठीक है। मैनिफेस्ट का मतलब कोई चीज दिखना, डिस्प्ले होना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। यहाँ पे ट्रांसपायर इंपॉर्टेंट है। अब इधर आ जाओ, सीज, सीज का मतलब बंद हो जाना, अब्रप्टली मतलब अचानक से, इसका मतलब क्या होता है, अचानक से बंद हो जाना। हॉल्ट मतलब रुक जाना, टर्मिनेट मतलब बंद कर देना, हटा देना, निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, जॉब से हटा दिया। कोलैप्स, एबोर्ट, मिशन एबोर्ट मतलब मिशन एबोर्ट हो गया, मिशन कैंसिल हो गया, एबोर्ट। ये सब इसका एंटोनिम, ये सब इसके सिनोनिम्स। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। पहला फ्रेजल वर्ब था रेमिट। रेमिट बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है। बहुत दिक्कत कर देगा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना रेमिट को, रेमिट को ध्यान से समझना। रेमिट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी है और नाउन भी है, और इन दोनों के मीनिंग अलग है। अगर वर्ब में आएगा तो अलग मीनिंग देगा, नाउन में आएगा तो अलग मीनिंग देगा। पहले मैं काम करता हूं, जो इजी है वो बताता हूं, नाउन बताता हूं मैं आप लोगों को। अगर रेमिट नाउन बन के आ रहा है, नाउन बन के अगर रेमिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बात करेगा एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो बात करेगा। आई बात समझ में, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेगा अगर नाउन बन करके आएगा तो। यहां पे लिखा भी हुआ है, देखो, द स्कोप ऑफ अथॉरिटी और एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये नाउन का ही मीनिंग लिखा हुआ है, देखो यहां पे नाउन भी लिख रखा है। तो नाउन का मीनिंग क्या है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का स्कोप कहां तक है। जैसे मान लो कोई एक जज है, इसको जज बना देते हैं। अब ये जज लगेगा कैसे, इसको है ना एक काम करते हैं, कोट पहनाते हैं। ये इसने कोट पहना हुआ, काला कोट है, अभी जज लग रहा होगा आपको, और ये वकील होता है काले कोट पे, तो चलो वकील है। इसका जो स्कोप है वो इस लाइन तक ही है या इस एरिया तक ही है। तो हम कहेंगे भाई ये जो लाइन है ना, ये इसके रेमिट के अंतर्गत आती है, इसका जो रेमिट है यहीं तक ही है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब वर्ब में इसके मीनिंग क्या होते हैं वो समझना। देखो, वर्ब में इसका मतलब होता है पैसा भेजना, पैसा भेजना, पैसा सेंड करना। आपने देखा होगा रेमिटेंस। तो जब अपन एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं रेमिटेंस करके। अभी रेमिटेंस क्या होता है, देखो रेमिटेंस होता है यूएस में कोई काम कर रहा है और ये इंडिया है। अब यूएस में मान लो उसने $100 कमाए। अब ये जो $100 यहाँ इंडिया में आएगा, ये $100, ये $100 क्या होगा, ये होगा रेमिटेंस। तो बाहर से भेजा जाने वाला पैसा
मतलब दूसरी कंट्री से भेजे जाने वाले पैसे को अपन रेमिटेंस कहते हैं, और वो बना रेमिट से ही है। ठीक है, तो रेमिट अगर आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हो तो इसका मतलब सेंड हो जाएगा, इसका मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर। ठीक है, आ जाइए, सिंपल सी बात है। नाउन अगर होगा तो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, वर्ब अगर होगा तो सेंड करना, ट्रांसफर करना। एक और होता है वर्ब में अगर आए तो रिड्यूस करना भी होता है, देखो रिड्यूस करना भी होता है। ठीक है, अब आ जाओ समझते हैं हर एक इसका वो क्या। धन भेजना, ठीक है, मामला भेजना मतलब वही ट्रांसफर करना, सेंड करना, दंड कम करना मतलब रिड्यूस करना। ठीक है, रिड्यूस करना। अच्छा, अब एक बार एग्जांपल देखते हैं। दी कमिटी वॉज इंस्ट्रक्टेड, कमिटी को इंस्ट्रक्शन दिए गए टू रेमिट। अब देखो टू के बाद रेमिट आया तो टू के बाद ही वर्ब की तरह आया होगा। तो अब यहां पे आगे पढ़ेंगे, समझेंगे यहां पे रेमिट का सेंस क्या है। टू डैश द डिस्प्यूट मैटर टू एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल। तो ट्रांसफर की बात हो रही है कि भाई कमिटी को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि भाई इस मैटर को रेमिट कर दो, ट्रांसफर कर दो। कहां पर? दी डिस्प्यूट मैटर, ये जो डिस्प्यूट मैटर है इसको कहां पे ट्रांसफर कर दो? एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल पे ट्रांसफर कर दो फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, आगे इसकी इवैल्यूएशन वहीं होगी। तो यहाँ पे रेमिट क्या दे रहा है? वर्ब का सेंस दे रहा है, वर्ब है ही सॉरी, और सेंस दे रहा है ट्रांसफर करने का। तो कभी कभी रेमिट का यूज ये भी होता है सजा कम करने के लिए, पनिशमेंट कम करने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इधर आ जाओ, सिनोनिम्स क्या है? ट्रांसफर, ठीक है, डिस्पैच करना मतलब भेजना, एब्सोल्व, एब्सोल्व का मतलब होता है सोल्व करना। अब आप कहोगे सर सोल्व करना कैसे आ गया? एब्सोल्व का मतलब सोल्व करना ऐसे हो गया कि जो सजा थी वो सजा कम कर दी, तो सजा थोड़ी सॉल्व हो गई, उस वे में आप ले सकते हो। एब्सोल्व करना, माफ करना। रेलीगेट, आहा इंपॉर्टेंट वोकैब है रेलीगेट, इसको याद रखिएगा। रेलीगेट का मतलब क्या होता है? रेलीगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को अनइंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी मान लेना, सेकेंडरी थिंग, या आप ये भी कह सकते हो डाउन प्ले करना। डाउन प्ले करना लिख देता हूं, डाउन प्ले अच्छा रहेगा। रेलीगेट का मतलब होता है डाउन प्ले करना किसी को, रेलीगेट का मतलब डाउन प्ले करना, उसको कम इंपॉर्टेंस देना। क्लियर है यहां तक सभी को? ज्यूरिडिक्शन का मतलब आप लोगों को पता है, नाउन वे में आया है। नाउन वे का मतलब द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसका ज्यूरिडिक्शन कहां तक है, ये वो वाली बात। अब अगर आप एंटोनिम पे आओगे तो विथ होल्ड करना। विथ होल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज को रोकना, सप्रेस करना। रिटेन मतलब रिटेन करके रखना, इंपोज कर देना, एनफोर्स कर देना, एक्सीड कर देना। तो यहाँ पे सारी चीजें बढ़ा देने की बात हो रही है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज को भेजना, ये कह रहा है रोकना। विथ होल्ड मतलब पकड़ लेना, नहीं भेजेंगे, तो एंटोनिम हो गया। ये कह रहा है रिटेन करना, नहीं भेजेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिटेन करके रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इंपोज करना, एक हमने क्या सुना था? पनिशमेंट को रिड्यूस करना, ये इंपोज कर रहा है पनिशमेंट, ये उसका एंटोनिम हो गया। एनफोर्स करना, लागू करना, ठीक है, ये भी उसका एंटोनिम हो गया। उसके बाद एक्सीड, यहाँ पर था किसी भी चीज को भाई एक्सीड करना। एक्सीड करने का मतलब क्या जाएगा? किसी भी चीज को पार करना। तो इसका मतलब ज्यूरिडिक्शन जो था आपका, जहां तक आपकी लिमिट थी, उसको पार कर गए, तो उस वे में एंटोनिम बना हुआ है। आई होप आपको रेमिट वोकैबलरी समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। इसी के साथ एक दो वोकैबलरी और लिख लो भाई आप लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। एक यहीं पे आ रखा है वोकैब रिजोल्व, देखो रिजोल्व आ रखा है। अब आप देखेंगे सर यहां तो एब्जोल्व है, एब्जोल्व का ही भाई है रिजोल्व, तो रिजोल्व के भी दो मीनिंग होते हैं। अगर रिजोल्व नाउन बन के आ रहा है तो इसका अलग है, वर्ब बन के आ रहा है तो इसका मीनिंग अलग है। अगर रिजोल्व वर्ब बन के आता है तो सिंपल है, कोई भी चीज को सोल्व करना या किसी भी चीज का सॉल्यूशन। अगर नाउन बन के आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? फर्म डिटर्मिनेशन होता है। क्या होता है? फर्म डिटर्मिनेशन। ऐसे एक और होता है वोकैब एजेंसी। एजेंसी नाउन, दोनों तरफ नाउन होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। एक होता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन,
और एक होता है एबिलिटी। ये दो मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेनेस, मेनेस एक नेगेटिव वोकैब है, इसका मतलब होता है खतरा। अ पर्सन और थिंग दैट पोजेस अ थ्रेट और डेंजर, या तो कोई बंदा हमारे लिए खतरा है या तो कोई चीज हमारे लिए खतरा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, मेनेस कहते हैं। तो मेनेस मतलब आप थ्रेट कह सकते हो, पेरिल कह सकते हो, हजार्ड कह सकते हो, जियोपार्डी कह सकते हो, स्कोर्ज कह सकते हो। स्कोर्ज अगर आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना, स्कोर्ज आप लोग याद रख सकते हो, बाकी सब आप लोग को पता होगा। जियोपार्डी नहीं पता तो याद रख लेना, जियोपार्डी आप लोग को पता होगा। नहीं पता तो याद रखना जियोपार्डी। जियोपार्डी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेनेस है वो वर्ब, सॉरी नाउन है, नाउन, और जियोपार्डी नाउन होता है। जियोपार्डाइज आपका वर्ब होता है। तो हमें नाउन है तो हमने नाउन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे लिखे हैं सारे, ठीक है। स्कोर्च, जियोपार्डी, थ्रेट, पेरिल, हजार्ड। पेरिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिल भी अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइबर क्राइम हैज एमर्ज्ड, साइबर क्राइम हैज एमर्ज्ड एज अ फॉर्मिडेबल मेनेस। तो आर्टिकल एक किसके लिए है, मेनेस के लिए है, मतलब थ्रेट। अब ये थ्रेट कैसी है, फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, भयानक, भयंकर। तो भयंकर थ्रेट बन के आया है टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके सामने जो साइबर क्राइम है वो एक बहुत ही भयानक खतरा बन करके आ रहा है, एमर्ज हो रहा है। एंटोनिम में देखेंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, सेफगार्ड हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा, एश्योरेंस हो जाएगा। यहाँ पे खतरा, यहाँ पे प्रोटेक्शन। तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और हाँ, नाउन और वर्ब, ये वर्ब की तरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, वर्ब की तरह यूज कैसे करेंगे, देखो वर्ब की तरह यूज करना हो तो नाउन की तरह क्या हो जाएगा, कोई पर्सन है, कोई चीज है जिससे हमारे को खतरा है। और अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो कोई चीज किसी के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, उस वे में वर्ब की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेंडर ऑफ, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजल वर्ब, ध्यान रखना। देखो वेंडर का मतलब क्या होता है, वेंडर का मतलब होता है घूमना, भटकना। वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना और भटकना। एक होता है वंडर, अगर आप लोगों ने वंडर सुना हो तो उसमें ओ आता है, इसमें ए आ रखा है। तो वंडर का मतलब होता है कोई चीज सोचना, किसी बारे में सोचना, आप वंडर कर रहे हैं, या आप अचानक से चौंक गए, सरप्राइज हो गए, तो उस वे में अपन वंडर यूज करते हैं। लेकिन जब वेंडर आ जाता है, जब यहाँ पर ए आ जाता है, तो उसका मतलब होता है भटकना, घूमना। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेंडर ऑफ, तो वेंडर ऑफ का मतलब हो जाएगा टू मूव अवे कैजुअली और विदाउट पर्पस। तो मतलब कहने का मतलब यही है, भटकना, भटकते कब है अपन, बिना किसी पर्पस से। अगर कोई इधर उधर भटक रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, वेंडर ऑफ कहेंगे। टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम फोकस और टॉपिक, तो टॉपिक और फोकस से भटक जाना, उसको भी अपन वेंडर ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड लेक्चर, प्रोलॉन्ग्ड लेक्चर के दौरान, हिज थॉट्स, उसके जो थॉट्स थे, बिगन, वो स्टार्ट हो गए थे, टू वेंडर ऑफ टू अनरिलेटेड कंसर्न। तो जो अनरिलेटेड कंसर्न थे उसकी तरफ उसके थॉट जो है वो भटक गए। एक प्रोलॉन्ग्ड लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर में ध्यान नहीं था, उसके जो थॉट थे वो कोई और ही अनरिलेटेड टॉपिक के ऊपर भटक गया, अनरिलेटेड टॉपिक के ऊपर उसका ध्यान चले गया, अनरिलेटेड टॉपिक के ऊपर या कंसर्न के ऊपर उसका ध्यान चले गया। तो आप ड्रिफ्ट अवे कह सकते हैं, भटकना, स्ट्रे कह सकते हैं, मिएंडर, अगर आपने देखा हो तो मिएंडर अपन ने बहुत यूज करा है, अपन ने लिंगरिंग बहुत यूज करा है ना, लिंगर बोल सकते हैं। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपन लिंगर बोल सकते हैं। डेविएट हो जाना अपने पास से, रोम का भी मतलब भटकना होता है। तो ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम में आएंगे तो स्टे, वहीं बने रहना, रिमेन, वहीं रहना, फोकस रहना, अडहेयर मतलब किसी चीज का पालन करना, ओबे करना, कन्फर्म का भी मतलब ओबे करना, पालन करना होता है। इन दोनों का मतलब ओबे करना हो जाएगा, है ना। रिगार्ड हो जाएगा, ओबे करना, रिगार्ड करना, ठीक है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आज का जो एडिटोरियल है वो एडिटोरियल है तो लगभग 600 वर्ड्स का, लेकिन आज के एडिटोरियल में वोकैबुलरी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो 4 ही लगी। लेकिन आज के एडिटोरियल में इडियम एंड फ्रेजेस बहुत है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत है।
आ जाओ देखो पहली इडियम्स को समझते हैं। पहली इडियम है वन स्टेज रिमूव्ड। वन स्टेज रिमूव्ड का मतलब क्या है? वन स्टेज रिमूव्ड का मतलब ये है, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो हमारे पास 3 स्टेज है, ये 3, ये 2 और ये 1, और ये बॉक्सेस हैं, और एक पर्सन मान लो यहां पर ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब हमने कहा यार नहीं यार, इसके ना इस पर्सन को एक स्टेज रिमूव कर, इस पर्सन के लिए एक स्टेज को रिमूव कर। तो एक स्टेज को अगर मैं रिमूव करूंगा तो देखो ऊपर का बॉक्स मैंने हटा दिया, तो ये पर्सन अब कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा दूसरे वाले पे। तो मैंने ऐसा करा, मैंने एक स्टेज रिमूव कर दिया, ठीक है। तो वन स्टेज रिमूव, तो जैसे ही मैंने वन स्टेज रिमूव करा, इसका मतलब ये टॉप पे था, मैंने इसको टॉप से नीचे धकेल दिया, इसका मतलब मैंने इसको डाउन प्ले कर दिया, इसका मतलब मैंने इसको सेकेंडरी बना दिया। क्या बना दिया? मैंने इसको सेकेंडरी बना दिया। या आप ये भी कह सकते हो, अभी ये जिन लोगों से डायरेक्ट, जो फर्स्ट स्टेज पे बैठे थे, ये जो उनसे डायरेक्ट मिल रहा था, अब ये डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, अब ये हो गया थोड़ा सा नीचे। इसका मतलब अगर अब इसको मिलना है तो अब ये इनडायरेक्टली मिलेगा। तो वन स्टेज रिमूव करने का मतलब ये होता है सेपरेटेड बाय वन लेवल, स्टेप और डिग्री। तो मैंने इसको एक लेवल से, एक स्टेप से, एक डिग्री से नीचे कर दिया, इनडायरेक्टली कनेक्टेड रेदर देन डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जब ऊपर था तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था, अब मैंने इसको एक स्टेज नीचे कर दिया। अब इसका मतलब जो स्टेज 1 पर होगा, इसको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के मिल पाएगा। तो इनडायरेक्टली इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो, वन स्टेज रिमूव का मतलब हो जाता है किसी को डायरेक्टली से इनडायरेक्टली पे पहुंचा देना। डायरेक्टली से इनडायरेक्टली पे पहुंचा देना, उसको अपन वन स्टेज रिमूव कहते हैं। ईडीएम है, ध्यान में रखिएगा। अभी आरबीआई का आर्टिकल आया था, आरबीआई के आर्टिकल में अगर ईडीएम आई है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो। ऑल्दो, हालांकि, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कमिटी, हालांकि वो कमिटी का पार्ट नहीं है। ही वॉज वन स्टेज रिमूव फ्रॉम द फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लेकिन फिर भी उसको क्या रखा गया? उसको इनडायरेक्टली कनेक्ट करा गया है जो फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर। हालांकि वो कमेटी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वन स्टेज रिमूव करके, मतलब इनडायरेक्टली उसको कमेटी के डिसीजन में रखा गया। आप इस तरीके से सेंटेंस को लेंगे और समझेंगे। तो अगर आप सिनोनिम्स बोलोगे तो इनडायरेक्ट, डिटैच्ड, वन स्टेप अवे, बात खत्म। एंटोनिम में आओगे डायरेक्टली और इमीडिएट, क्लोजली और कनेक्टेड, ये इसका एंटोनिम। नेक्स्ट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेट योर हर्ट रूल योर हर्ट, सॉरी, लेट योर हर्ट रूल योर हेड। तो अपने हर्ट को, अपने दिल को, अपने दिमाग को चलाने देना। तो उसका मतलब डिसीजन कैसे लेना? डिसीजन दिल से लेना, इमोशन से लेना। डिसीजन में दिमाग ना लगाना, लॉजिक ना लगाना। तो आप बोल सकते हो टू लेट इमोशंस गाइड डिसीजंस इंस्टेड ऑफ लॉजिक और रैशनल थिंकिंग। तो भावनाओं में बह जाना, उसको अपन क्या कहते हैं? भावनाओं में बह जाने को लेट योर हर्ट रूल योर हेड। तो एक्ट इमोशनली बोल सकते हो, फॉलो वंस फीलिंग्स, फीलिंग को फॉलो करना, बी सेंटिमेंटल होना। सी लेट हर हर्ट रूल हर हेड एंड फॉरगिव हिम डिस्पाइट ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो उसके अगेंस्ट सभी एविडेंस होने के बावजूद भी उसने उसको फॉरगो कर दिया, सॉरी फॉरगिव कर दिया, मतलब माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से नहीं, दिल से सोच रही थी। क्या एग्जाम्पल है? थिंक रैशनली, एंटोनिम, बी लॉजिकल, यूज साउंड जजमेंट, ये इसका एंटोनिम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। स्टिकिंग टू इट्स निटिंग, स्टिकिंग टू इट्स निटिंग। स्टिकिंग का मतलब आप कह सकते हो स्टिक रहना। किसमें स्टिक रहना? किसमें स्टिक रहना मतलब आप जिसमें परफेक्ट हो, जो चीज आप कर सकते हो, उसी में अपने आप को बांधे रखना, वहीं तक सीमित रहना। जिसमें आप परफेक्ट हैं, जिसको आप कर सकते हैं, जो चीज आपके लिए बनी है, उसी को कहते हैं स्टिक टू इट्स निटिंग। फोकसिंग ऑन व्हाट वन नोज बेस्ट और कंटिन्यूइंग टू डू व्हाट वन इज स्किल्ड एट विदाउट डाइवर्सिफाई। यही है इसका मतलब, भाई जो आपको आता है वो चीज आप करिए। जैसे कि आप ये कह सकते हो
मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। अब पेड़ के ऊपर हमें हमें ना पेड़ के ऊपर जल्दी से किसी चीज को चढ़ाना है। अब हमारे पास दो चीजें, एक तरफ मछली एक तरफ बंदर है। देखो बंदर तो मुझे बनाने नहीं आएगा, मैं मछली बना सकता हूँ, है ना, मैं स्कूल में बनाया तो करता था। ये देखो मछली। अब आप बताओ पेड़ पे मछली को चढ़ाएंगे या बंदर को चढ़ाएंगे? पेड़ पे बंदर को चढ़ाएंगे, मछली को नहीं चढ़ाएंगे। अगर मछली चढ़ रही होगी पेड़ पे तो मछली को क्या कहेंगे? मछली को बोलेंगे स्टिक टू इट्स, नहीं बोलेंगे, हाँ चलो नो लिविंग थिंग है तो इट्स बोल देते, इट्स निटिंग, मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है ना तो इट्स बोल देते। तो मछली को क्या बोलेंगे भाई? मछली स्टिक टू इट्स निटिंग, मछली पेड़ पे मत चढ़, मछली पानी में चढ़ो। और बंदर को बोलेंगे भाई तू चढ़ जा। तो इसका मतलब यही है कि भाई फोकस करना उस चीज पे जो इस चीज में आप बेस्ट है और उसी चीज को करना। तो स्टे विथ इन एक्सपर्टीज, माइंड वंस ओन बिजनेस, फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ब्रांच आउट, डाइवर्सिफाई, इंटरफेयर इन अदर मैटर, ये हो गया एंटोनी। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो फिर आपको पता है गालियां पड़ती हैं। दी कंपनी सक्सीडेड बाय स्टिकिंग टू इट्स निटिंग, जो कंपनी थी वो सक्सीड क्यों पाई? क्योंकि वो अपनी निटिंग में स्टिक रही, मतलब बंधी रही अपने एक्सपर्टीज में, अपने कोर बिजनेस में। एंड कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स कोर प्रोडक्ट, और अपने कोर प्रोडक्ट पे वो कंसंट्रेट करती रही, इसलिए कंपनी जो थी वो सक्सीड कर गई। दैट्स इट। लास्ट इडियम, ब्रिंगिंग डैम टू बुक। अब ब्रिंगिंग डैम टू बुक का मतलब ये है बुक पर उसको वापस लाना। बुक पे वापस लाना मतलब उसको पनिशमेंट देना। टू पनिश और होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर देयर रॉन्ग डूइंग, अगर किसी ने गलत करा है तो उसको पनिश करना या उसको जिम्मेदार ठहराना, उसको ही अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं ब्रिंगिंग डैम टू बुक। होल्ड अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराना, पनिश करना, कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट का मतलब क्या है? कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। द अथॉरिटी प्रोमिस टू ब्रिंग द करप्ट ऑफिशियल्स टू बुक, तो अथॉरिटी ने प्रोमिस करा कि वो करप्ट ऑफिशियल्स को वापस लाएंगे बुक पर। बुक पर वापस लाएंगे मतलब पनिश करेंगे उनको। लेट ऑफ, जाने देना, पार्डन, माफ कर देना, ओवरलुक, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। हाँ भाई, क्या दिक्कतें चल रही हैं तुम लोगों की? भाई स्टडी क्यूब के ऊपर मंजिल बैच 2026 ही मिलेगा, कुछ पुराना नहीं मिलेगा, सब नया मिलेगा, सब अलग सिस्टमेटिक वे में मिलेगा, टॉपिक वाइज के साथ मिलेगा। पूरी डिटेल आज शेयर करूंगा, ठीक है। मंजिल बैच 2026 बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल जीरो से मिलेगा, कुछ पुराना नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले क्लियर कर दो, बार बार तंग मत करना, आ जाइए। तो ये है हमारा आज का एडिटोरियल। देखो ये रहा हमारा पहला पैराग्राफ, ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ, ये रहा हमारा तीसरा पैराग्राफ, यहां पे खत्म हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है हमारा तीसरा पैराग्राफ। तो ये हो गया 3, ये यहां से लेके यहां तक, ये हो गया 4, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 5, फिर यहां से लेके यहां तक ये हो गया 6 पैराग्राफ आज आप लोग को रीड करने, ठीक है, क्योंकि मिंट का एडिटोरियल है, ठीक है। ये क्या है? मिंट का एडिटोरियल है, तो इसमें पैराग्राफ बड़े होते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को बताता हूं। मैं आज 2 ही क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था, लगभग मुझे 3:30 पौने 4 हो गई थी। फिर मेरे से और क्वेश्चन आंसर में दिमाग नहीं लग रहा था, मैंने कहा पैसेज भी बड़ा है, 2 ही क्वेश्चन आंसर लेकर के जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इफ द आरबीआई गवर्नर वर टू रेस्पॉन्ड टू दिस एडिटोरियल, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, क्वेश्चन का लेवल ये कह रहा है अगर आरबीआई का गवर्नर रेस्पॉन्ड करे इस एडिटोरियल को, मतलब हम पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे और गवर्नर भी पढ़ रहा है उधर एडिटोरियल, तो जैसे ही गवर्नर एडिटोरियल पढ़ेंगे अब उनको रेस्पॉन्ड करना है, इस एडिटोरियल वाले को क्या बोलूं? तो विच आर्ग्यूमेंट वुड अच्छा ही है, ठीक है, वुड ही बी लीस्ट लाइकली टू यूज टू डिफेंड द प्रपोजल, तो कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है इसमें से जो वो लीस्ट लाइकली यूज करेंगे? क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप लोग।
मुझे पता है 2 ही क्वेश्चन लेके जा पाऊंगा मैं, तो पहला ही क्वेश्चन ऐसे बना दिया, पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद अब आरबीआई के जो गवर्नर है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पूरा एडिटोरियल आप भी पढ़ोगे, गवर्नर समझ लेना खुद को, और एडिटोरियल पढ़ना आज का। अगला, दी पैसेज सजेस्ट दैट रेपो रेट चेंजेस डिफर फ्रॉम द करंट प्रपोजल इन विच सिग्निफिकेंट वे। कहा जा रहा है, पैसेज ने सजेस्ट करा है कि जो रेपो रेट का चेंजेस है वो अलग क्यों है करंट प्रपोजल, फ्रॉम द करंट प्रपोजल इन विच सिग्निफिकेंट वे, किस वे में वो अलग है, इस तरीके से मैं बताना है। चलो आज 2 ही क्वेश्चन, लेकिन पैसेज लेंदी है तो आराम से करेंगे। मैं आप लोगों को टाइमर दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं हट रहा हूं। अरे यार, ऑस्टीन आपकी क्वेरी आ गई है, आज रिजोल्व हो जाएगी। रफ्तार एंड में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कोर्स से रिलेटेड सारी क्वेरी, अभी आरसी पे फोकस करो। क्या बात है, डन डन लिखा रहा है, चलिए आ जाइए। ओहो, और देखिए जो आरसी है उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल ये था कि भाई आरबीआई को डिसीजन दिमाग से लेनी चाहिए, दिल से नहीं। इसका मतलब आरबीआई भटक रहा है अपने पाथ से, है ना, वही बात ऑथर यहां पे रखने जा रहा होगा। पढ़ते हैं, इट इज नॉट ऑफन दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर स्टेटमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड्स एन अनाउंसमेंट दैट डायरेक्टली टचेस द लिव्स ऑफ इंडियन एट लार्ज। इसको समझते हैं। कहा जा रहा है इट इज नॉट ऑफन, अक्सर ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? दैट की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर का स्टेटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर का स्टेटमेंट है वो, और स्टेटमेंट किसके ऊपर? मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जिसमें इंक्लूड हो, क्या इंक्लूड हो? एक अनाउंसमेंट जो डायरेक्टली टच कर जाए उन लाइफ से जो कि इंडियंस की है एट लार्ज। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, इस लाइन में थोड़ा पोएट्रिक वे में लिखा हुआ है, इडियोमेटिक वे में लिखा हुआ है कि अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आरबीआई के जो गवर्नर का स्टेटमेंट हो मॉनेटरी पॉलिसी पे कि वो लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि उनका जो अनाउंसमेंट है वो डायरेक्टली टच हुआ है लिव्स ऑफ इंडियंस, तो जो इंडिया में रहते हैं उनसे डायरेक्टली टच हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, बहुत कम होता है, ये भी आप कह सकते हैं। पहली बार तो नहीं बोल सकते, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार जो उनका अनाउंसमेंट था वो डायरेक्टली लोगों से टच हुआ है। रेपो रेट चेंजेस, रेपो रेट में जो भी चेंजेस होते हैं, लिक्विडिटी मेजर्स जो भी लिए जाते हैं, ये और ये अभी अपन हटाएंगे। R1 स्टेज रिमूव्ड, वो क्या होते हैं? 1 स्टेज रिमूव्ड होते हैं, मतलब
वो इनडायरेक्टली होते हैं। किससे इनडायरेक्टली होते हैं? एज देयर इंपैक्ट प्ले आउट थ्रू दी बैंकिंग सिस्टम। तो अब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देखो, रेपो रेट जब भी आती है, लिक्विडिटी मेजर्स जब भी आते हैं, हम तो बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें तो पढ़ना पड़ता है। आप भी पढ़ते हैं, रेपो रेट गिर गई, कम हो गई, क्योंकि आपको याद करना है। आपके एग्जाम में जीए में आ सकता है, जीए वाले टीचर आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अब आप अपने कभी मम्मी से कभी पापा से पूछेगा रेपो रेट कितनी चल रही है, रेपो रेट से क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होगा। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट को पता भी होगा, किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट के पेरेंट्स को पता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, उनको कोई मतलब ही नहीं है रेपो रेट से। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इससे सभी को मतलब है, ये अनाउंसमेंट सभी को टच की है। इसलिए यहां पर ये बोला गया है कि जो रेपो रेट चेंजेस होते हैं, लिक्विडिटी मेजर्स होते हैं, ये और ये हमने कहा आर वन स्टेज रिमूव्ड होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि एज लगा हुआ है, मतलब क्योंकि देयर इंपैक्ट, क्योंकि इनका जो इंपैक्ट होता है वो प्ले आउट होता है। प्ले आउट मतलब अकर होता है। कैसे अकर होता है? थ्रू दी बैंकिंग सिस्टम। वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अकर होगा। कैसे, मैं बताता हूं। रेपो रेट कम हुई, लोन जो भी लिया होता है उसकी इंटरेस्ट रेट कम होती है, ईएमआई कम होती है, तब जाके लोगों को पता चलता है, अरे अच्छा ईएमआई कम हुई है, मतलब बैंक में कुछ हुआ है, बैंक में कुछ हुआ है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है, क्योंकि वो बैंक से होकर के गुजरता है वो चेंज। इसलिए यहाँ पे वन स्टेज रिमूव लिखा गया है। ठीक है, क्या ईडीएम है, बहुत शानदार ईडीएम। आगे बढ़ते हैं। दी स्टफ दैट सच स्टेटमेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ। तो बोला जा रहा है ये इस तरीके का स्टफ, इस तरीके के स्टेटमेंट जिसमें चेंजेस के बारे में हो, लिक्विडिटी मेजर्स के बारे में हो, तो वही यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो अक्सर आरबीआई करता रहता है। तो ये वाली बात है, क्या वो वन स्टेज रिमूव्ड होती है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम, लेकिन इस टाइम, हाउएवर लिखा है, लेकिन इस टाइम उल्टा हुआ। सिटीजन्स वर डायरेक्ट बेनिफिशियरी। जो सिटीजन्स थे वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी बने ऑफ अ प्रपोजल एम्ड एट बेटर कस्टमर प्रोटेक्शन। एक प्रपोजल रखा गया जिसमें बेटर कस्टमर प्रोटेक्शन की बात हुई है, इसलिए जो सिटीजन्स है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। अब हमने पहला पैराग्राफ कंप्लीट करा। पहले पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा? पहले पैराग्राफ में हमने पॉजिटिव बातें पढ़ी। क्या पढ़ी? पॉजिटिव बातें। हमने ये पढ़ा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर का स्टेटमेंट है उससे आम लोग कनेक्ट नहीं होते हैं डायरेक्टली, वन स्टेज रिमूव्ड रहते हैं, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि बात हुई कस्टमर प्रोटेक्शन की, इसलिए वो डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। अब वो क्या था वो समझते हैं। फ्राइडे को गवर्नर संजय मल्होत्रा, आपको पता है अभी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, तो गवर्नर संजय मल्होत्रा said that RBI would introduce a framework to compensate bank customers up to 25,000 each for losses incurred in fraudulent transaction of small value। क्या कहा गया भाई? फ्राइडे को देखो कितनी बड़ी बात है। अब आप बताओ, अगर ये बात हेडलाइन में आएगी कि अब अगर आपको आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हुआ है, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको 25,000 तक बैंक देगा, आपका जितना भी फ्रॉड हुआ है उसमें से, तो कितनी खुशी होगी। तो डायरेक्ट लोग कनेक्ट हो गए। ये यहाँ पर एक फ्रेमवर्क लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई आरबीआई एक फ्रेमवर्क लेकर के आ रहा है जो कंपनसेट करेगा बैंक कस्टमर्स को 25,000 ईच, मतलब हर एक जो भी जिसके साथ फ्रॉड हुआ होगा उनको 25,000 तक बैंक कस्टमर को कंपनसेट करेगा। कौन? एक ऐसा ये फ्रेमवर्क लेकर के आ रहे हैं वो लॉसेस के लिए, उनके जो उनको हुए हैं, उनके जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके चलते, ऑफ स्मॉल वैल्यू, अगर स्मॉल वैल्यू के हुए हैं तो कुछ। दीज कंस्टिट्यूट रफली 65% ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो कहा जा रहा है ये कंस्टिट्यूट करेगा कितने? लगभग 65% ऑनलाइन फ्रॉड्स जो इंडिया में हुए हैं। नोटेबली का मतलब ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, विक्टिम्स वुड नॉट बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन। तो जैसे आपने सुना होगा कोई मान लीजिए सपोज करिए कोई कोर्स है या कोई स्कीम है, उसमें बोला गया कि आप इस स्कीम में इतना पैसा लगाइए, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको रिफंड दे दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है। तो बोला जा रहा है जो विक्टिम है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऐसे केसेस में, और उसको सीधा 25,000 रुपए दे दिए जाएंगे। बस उसको आकर के बोलते हैं ना मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ना, वो तो प्रोसेस होंगी, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कैसे हो गया, क्या कर रहा था,
होश नहीं है क्या, तेरे को ध्यान नहीं है क्या, क्या कर दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, सो द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू, तो इसलिए द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कवर इवन दोज हु डिस्क्लोज एन ओटीपी। तो बोला जा रहा है ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो ओटीपी भी बता देगा उसको भी 25,000 मिल जाएगा। बैंक ये नहीं बोल सकता कि तूने ओटीपी क्यों बताया, तेरी गलती, अब तू जा, नहीं। अगर ओटीपी भी बता दिया तब भी फ्रॉड हो गया तो फिर तब भी आपको जो कंपनसेशन है वो मिलेगा। दी वन टाइम पासवर्ड यूज्ड बाय बैंक्स टू कंफर्म अ कस्टमर आइडेंटिटी। तो देखो ये ओटीपी की हमारे को फुल फॉर्म बता रहा है। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए, कोई दिक्कत? कैसा लगा ये आर्टिकल? ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल विक्टिम्स एंड देयर बैंक्स विल ईच बी रिक्वायर्ड टू बियर, कहा जा रहा है हालांकि जो विक्टिम है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है और जो उसका बैंक है, विल बी रिक्वायर्ड टू बियर 15% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो बोला जा रहा है विल ईच मतलब जो विक्टिम है वो और जो बैंक है वो, अगर मान लो 10,000 का फ्रॉड हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 का 15% कितना होगा, 1500 होगा। तो 1500 बैंक भरेगा और 1500 कस्टमर को भरना पड़ेगा, या 1500 कस्टमर को भूल जाना पड़ेगा अपने। तो 1500 बैंक और 1500 कस्टमर खुद बियर करेगा उस ट्रांजैक्शन वैल्यू का। अच्छा, आरबीआई विल पे द रेस्ट फ्रॉम इट्स डिपोजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो बोला जा रहा है 1500 तुम भुगतो, 1500 तुम्हारा बैंक देगा, 3000 हो गए, 7000 हम देंगे आपको। ये ले भाई 7000 हम देंगे। और हम कहां से देंगे 7000? ये जो हमारा अवेयरनेस फंड, हम इसके लिए पैसा अलग रखते हैं, इसमें से आप लोग को हम देंगे पैसा। ठीक है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस आर टू बी इशूड सून, कहा जा रहा है जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है वो जल्दी से रिलीज होंगी। बिफोर दी सेंट्रल बैंक, उससे पहले सेंट्रल बैंक डज दैट, उससे पहले सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए वो बताया जा रहा है। क्या करना चाहिए भाई? इट शुड पोज, उसको पोज करना चाहिए, एंड रिकंसीडर द प्रपोजल, उसको पोज करना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए इस प्रपोजल को। ओके। इज, अब सुनना, इज इट रशिंग इनटू, क्या इज पहले आया तो क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया तो क्वेश्चन मार्क आएगा। बोला जा रहा है इज इट रशिंग इनटू, क्या ये रश इनटू मतलब क्या ये भाग रहा है इनटू एन एरिया, उस एरिया में, बियॉन्ड इट्स रेमिट, जो इसके रेमिट से परे है। रेमिट का मतलब यहाँ पे नाउन है। कैसे पता सर? इट्स के बाद नाउन आता है क्योंकि इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो रेमिट यहाँ पे नाउन है। और रेमिट जब नाउन आता है तो मतलब उसका जो अथॉरिटी स्कोप होता है या उसका जो की एरिया होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो तो जो उसका की एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्या ये उससे बियॉन्ड जा रहा है? विथ एन आइडिया, एक आइडिया के साथ, बेस्ट लेफ्ट टू दी गवर्नमेंट, जो कि बेस्ट लेफ्ट मतलब जो कि छोड़ा जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो कहने का मतलब ये है इज इट रशिंग इनटू, क्या ये भाग रहा है उस एरिया में जो बियॉन्ड है इसके रेमिट से, इसके स्कोप से, जहां पर इसका कोई लेना देना नहीं, क्या ये उससे भी आगे जा रहा है? कौन? आरबीआई। विथ एन आइडिया, विथ एन आइडिया आप यहां पे मान सकते हो, बिकॉज ऑफ एन आइडिया, ये वो आइडिया, एन आइडिया मतलब ये वो आइडिया है, बेस्ट लेफ्ट टू दी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए रखा जाता है। मतलब ये गवर्नमेंट देखती है, आरबीआई नहीं। और आपको पता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट देखती है। तो ऑथर का कहने का मतलब है, अब देखो ऑथर यहाँ पर क्या कहता है, भाई ये गाइडलाइन जल्दी इशू होंगी, उससे पहले सेंट्रल बैंक को पोज करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। अब ऑथर अपनी बात रख रहा है, ऑथर कह रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है आरबीआई अपने उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है जहां उसका कोई स्कोप नहीं है, जहां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। गिवन द ग्रेविटी मतलब गिवन मतलब कंसीडर करते हुए, तो कंसीडर करते हुए क्या? कंसीडरिंग द ग्रेविटी मतलब भार, वेट ऑफ द प्रॉब्लम का अगर अपन ग्रेविटी कंसीडर करें, मतलब अगर प्रॉब्लम का देखें भाई प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उस वे में प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। नोबडी कैन क्वेरल विथ मतलब कोई भी झगड़ा नहीं करेगा आरबीआई से, आरबीआई के इंटेंट से। इसका मतलब यह है कि मान लो अगर आरबीआई इस मैटर में जा रहा है कि भाई जिसके साथ फ्रॉड हुआ है बैंक और हम उनको कंपनसेट करेंगे, तो अगर कोई सुनेगा भी तो क्या कहा, हाँ यार अच्छा काम कर रहा है आरबीआई, क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बेचारे जो लोग हैं वो अपना हार्ड मनी सेव करते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है,
तो ये आरबीआई सही कर रहा है, तो कोई भी उससे झगड़ा नहीं करेगा, तो क्वेरल विथ, कोई भी क्वेरल विथ नहीं करेगा आरबीआई के इस इंटेंट से। इन द लास्ट 6 ईयर अलोन, कहा जा रहा है सिर्फ अगर अपन लास्ट के 6 साल को उठाएं, नियरली 53,000 करोड़ हैज बीन लॉस्ट टू साइबर क्राइम। तो लगभग 53,000 करोड़ खो चुके हैं लोग साइबर क्राइम, इसलिए कोई भी इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ऑथर खुद ये कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है ऑथर, ये रहा, आप लोग इसको पढ़ो। पहले मुझे बताओ ये आपको क्रिस्टल क्लियर है क्या? अच्छा, डीफ, इसकी फुल फॉर्म डीफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म डीफ है क्या? DEAF हो सकता है यार, डीफ हो, है ना? आप लोग जीए में पढ़े होंगे। क्या आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है? अब मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। आपने जैसे ही पैसेज पढ़ा आपने देखा यार पॉजिटिव बात, क्यों? क्योंकि आरबीआई कोई चीज ऐसी लेकर के आ रहा है जो डायरेक्ट उसके कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद यहां पर एक्सप्लेन हुआ, देखो सुनो, आप है ना जब आरसी इतने पढ़ लोगे, आरसी मतलब एडिटोरियल, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एडिटोरियल हमेशा ये मत देखना कि मुझे रेस करनी है, 1.5 मिनट में खत्म करना है। आप लोगों ने जब पहला पैराग्राफ पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए इस पहले पैराग्राफ में बात क्या हुई है। इस पहले पैराग्राफ में पॉजिटिव बात हुई है कि भाई आरबीआई कोई कदम उठा रहा है। अब वो कदम क्या है वो यहाँ पर बताया गया। देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बताया गया, हम इतना देंगे, 15% तुम दोगे, 15 हम देंगे, 65% का वेटेज है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया वो कदम क्या था, प्रोसेस क्या था वो। फिर यहाँ पर ऑथर आ गया बीच में। अब ऑथर कह रहा है भाई एक बार देख ले, ये सारी चीजें चेक कर ले। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बात, यहाँ पे कैसे काम होगा, यहाँ पे ऑथर आ गया बीच में, मतलब ऑथर खुश नहीं है। तभी ऑथर आके आरबीआई को कह रहा है भाई तू एक बार चेक कर ले, मतलब आरबीआई से ऑथर खुश नहीं है। इसलिए ऑथर कह रहा है भाई एक बार देख लो तुम, कहीं तुम अपने रेमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहे, ये वाली बात है। अब आप लोग इसको रीड करिए आराम से, ये पैसेज पूरा यहाँ खत्म होगा, फिर इसको रीड करिएगा, फिर इसको करिएगा। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, और पैसेज जैसे ही खत्म हो जाए तो चेक कर लीजिएगा क्या बात हुई है, पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव हुई है। चलिए आ जाइए। तो यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। इतने इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया है। वेदर दिस इज एन अप्रोप्रिएट बैंक रेगुलेटरी आंसर टू दी मेनेस, कहा जा रहा है वेदर, हाँ या ना, अभी ये कंफर्म नहीं है, क्या ये अप्रोप्रिएट है बैंक रेगुलेटरी के लिए। बैंक रेगुलेटरी कौन है? आरबीआई के लिए। आंसर कि वो आंसर करे इस थ्रेट को, इस मेनेस को, मेनेस मतलब थ्रेट, इस थ्रेट को आरबीआई आंसर करे, क्या ये अप्रोप्रिएट है? दो इज अनक्लियर, हालांकि ये भी अनक्लियर है कि ये चीज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये भी अनक्लियर है, ऑथर खुद कह रहा है। अब यहां पर आप लोग को एरर देखने को मिल सकती है अगर बोल्ड में लिखा हुआ है तो। पहले हम रीडिंग पे ध्यान देते हैं। सेफ्टी मेजर्स सच एज लैग्ड क्रेडिट्स एंड एडिशनल ऑथेंटिकेशन फॉर वनरेबल यूजर क्लासेस लाइक सीनियर सिटीजन, कहा जा रहा है जो सेफ्टी मेजर्स है, जैसे कि लैग्ड क्रेडिट्स हो गया, एडिशनल ऑथेंटिकेशन हो गया वनरेबल यूजर्स के लिए,
वनरेबल यूजर क्लासेस जैसे कि सीनियर सिटीजन, प्लस इसी के साथ साथ इंप्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी एंड पब्लिक एजुकेशन, इसी के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाओ, पब्लिक एजुकेशन को बढ़ाओ, अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ लॉस इंश्योरेंस, अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ लॉस इंश्योरेंस। तो बोला जा रहा है लॉस इंश्योरेंस के अलावा, इसको यूज करने के अलावा में कंप्राइज, आपको पता है कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, क्योंकि कंप्राइज तो कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है ऑफ के साथ, तो मैं कंप्राइज अ बेटर अप्रोच। तो बोला जा रहा है तो शायद हमें एक बेटर अप्रोच मिल जाती, या ये एक बेटर अप्रोच लेकर आ पाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ऑथर जो है वो आरबीआई के इस डिसीजन से खुश नहीं है। वो यही कह रहा भाई ये तो अनक्लियर है, लेकिन इसकी जगह अगर ये होता तो शायद अच्छा होता, शायद ये बेटर अप्रोच होती। परहैप्स का मतलब होता है मे बी, बैंक्स कुड ऑल्सो बी नज टू, तो बोला जा रहा है परहैप्स बैंक्स कुड ऑल्सो बी नज टू, नज का मतलब एनकरेज करना, किसी को एनकरेज करना, कुछ करे तो एनकरेज टू डू समथिंग। तो बैंक्स कुड ऑल्सो बी नज टू मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर ऐप रीडिजाइन। कहा जा रहा है कि भाई एक तो तुम ये कर लो, है ना, जो सेफ्टी मेजर्स हैं जैसे ये सारी चीजें, और आप इम्प्रूव करिए फाइनेंशियल लिटरेसी, है ना, ये सारी चीजें कर लो। और बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई बैंक को नज करना चाहिए, बैंक को एनकरेज करना चाहिए कि भाई मिनिमाइज कर फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर ऐप रीडिजाइन। आपने देखा होगा बैंक के जो ऐप हैं वो हर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में रीडिजाइन होते रहते हैं। कभी वो यहाँ पर होता है लोगो, कभी यहाँ चले जाता है, कभी व्यू अकाउंट इधर होता है, कभी उधर चले जाता है। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि भाई बैंक को एनकरेज करो कि भाई वो कम करे, या बैंक को थोड़ा बोलो कि भाई मिनिमाइज कर फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर ऐप रीडिजाइन। अपने ऐप को रीडिजाइन मत कर बार बार, अपडेट करने को मना नहीं कर रहा, अपडेट होता है वो बात अलग है, लेकिन रीडिजाइन मत कर बार बार। कॉम्प्लेक्स अपग्रेड्स ऑफ विच कैन कंफ्यूज यूपीआई यूजर्स, तो कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स अपग्रेड्स हैं आपके वो कंफ्यूज कर सकते हैं यूपीआई यूजर्स को। आपने देखा होगा शायद अब गूगल पे का जो यूपीआई इंटरफेस है वो चेंज हो गया, हालांकि हमें तो समझ में आता है क्योंकि हम तो मोबाइल्स और फोन चलाते रहते, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको दिक्कत आती है चेंज होने पर। तो यहाँ पर ऑथर ने ये वाली बात रखी है पूरी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ बात होगी आरबीआई ने पॉजिटिव न्यूज दी, कैसे काम करेगा। अब इस पूरे पैसेज में, पूरा पैराग्राफ बोलूंगा, पैसेज तो नहीं, ये पैराग्राफ 1 था, पैराग्राफ 2 था, पैराग्राफ 3 के अंदर ऑथर ने बताया कि आरबीआई को क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस पैराग्राफ पे। ट्रू, बोथ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैव बीन डूइंग अ ग्रेट डील टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड। कहा जा रहा है सच है, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं किस चीज में, अ ग्रेट डील। अ ग्रेट डील का मतलब आ ग्रेट डील का मतलब अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो जब अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखते हैं अपन, जब भी नंबर की बात आती है तो मतलब आगे क्या होता है, काउंटेबल नंबर होता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस है इसलिए ग्रेट डील लिखा है। तो जब नंबर ना लिख पाए अपन तब अपन डील लिखते हैं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ेंगे नाउन चैप्टर में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है गवर्नमेंट और आरबीआई हैव बीन डूइंग अ ग्रेट डील, बहुत अच्छे अमाउंट पे स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस को और प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिटीजन्स को फ्रॉम साइबर फ्रॉड, ठीक है। रिसेंटली आरबीआई प्रपोज्ड अ डिस्कशन पेपर ऑन हाउ बेस्ट टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो आरबीआई ने अभी एक डिस्कशन पेपर रखा है कि कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं सेफ्टी किसकी, डिजिटल पेमेंट्स की। येट हालांकि देयर एफर्ट्स सो फार डू नॉट सीम टू हैव हैड द डिजायर इफेक्ट। तो बोला जा रहा है लेकिन अभी तक उनके इफेक्ट्स जो हैं अभी तक नहीं दिखे हैं कि वो कुछ डिजायर इफेक्ट लेकर के आए। गोइंग बाय द ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ सच क्राइम, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ऐसे क्राइम जो हैं, उनके इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इट इज अनदर मैटर दैट लॉ एनफोर्सर हैव लार्जली प्रूवन इनइफेक्टिव। तो कहा जा रहा है ये भी एक ऐसा मैटर है, आप कह सकते हैं इट इज अनदर मैटर, ये भी एक ऐसा मैटर है जहां पे लॉ एनफोर्सर जो हैं वो लार्जली प्रूवन हो गए हैं कि वो इनइफेक्टिव है इन ट्रैकिंग डाउन फ्रॉड परपिट्रेटर्स। ट्रैकिंग डाउन का मतलब उनको ट्रैक करने में फेल हो गए हैं कि जो परपिट्रेटर्स है, परपिट्रेटर्स अपन ने कल ही पढ़ा है, परपिट्रेटर्स मतलब अपराधी, जो भी फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं उनको वो ट्रैक डाउन नहीं कर पाए। कौन,
ये जो इनके लोअर एनफोर्सर हैं वो, एंड ब्रिंगिंग डैम टू बुक, और उनको बुक में नहीं लेकर के आ पाए। तो ब्रिंगिंग डैम टू बुक का मतलब क्या है, उनको सजा नहीं दे पाए, उनको पनिश नहीं कर पाए। अरे भाई आप सीधा क्या करूं यार मैं आप लोगों का। भाई मेरी बात सुनो यार, मुझे क्यूआर कोड हटाना पड़ेगा यार अब तो। इस पे गूगल पे खोल के स्कैन मत कर लेना भाई, ये गूगल पे का स्कैनर नहीं है। मैं गूगल पे का स्कैनर थोड़ा लगाऊंगा यहाँ पर। इसको अपने नॉर्मल कैमरे से स्कैन करो तो वेबसाइट पे जाओगे। क्या यार भाई, तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो? कौन है ये? अनुज जायसवाल? अनुज, ये तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो यार, तुमको ये नहीं पता ये क्यूआर कोड मैंने साफ साफ बोला है वेबसाइट का क्यूआर कोड है। मैं क्यों अपने अकाउंट का क्यूआर कोड यहाँ लगाऊंगा? मैं कोई परचूनी की दुकान खोल के बैठा हूँ क्या, इसको स्कैन करो 20 रुपए भेजो 10 रुपए भेजो? मैं दुकान दुकान यहाँ नहीं है, दुकान वेबसाइट के ऊपर है मेरी, ये क्लास है। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट का क्यूआर कोड दूंगा ना भाई। मतलब वो बंदा पता है क्या कर रहा है, वो सीधा गूगल पे लेके बैठा हुआ, कर देता हूँ अभी पेमेंट कर देता हूँ। भाई पहले वेबसाइट पे जाएगा, लॉगिन करेगा नंबर से, तभी तो कोर्स मिलेगा। सीधा अगर क्यूआर कोड कर दोगे तो किस नंबर पे देगा वो आपको कोर्स, जब आपने लॉगिन ही नहीं कर रखा तो वहां क्या हो गया है? अब हटाना पड़ेगा भाई क्यूआर कोड। हम बताओ आरबीआई का, हम आरबीआई के फ्रॉड के बारे में पढ़ रहे हैं, 25,000 रुपये देंगे, और यहाँ क्यूआर कोड ही गलत स्कैन हो रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर। ब्रिंगिंग डैम टू बुक हो गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। द आरबीआई प्रपोजल ऑफ अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट अ डोमेन ओवरले प्रॉब्लम। अब सुनना, इसको हटा पहले टाइमर को। दी आरबीआई प्रपोजल, आरबीआई का जो प्रपोजल है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ये जो कंपनसेटरी देंगे, कंपनसेट करेंगे 25,000 हम देंगे। कहा जा रहा है ये जो मैकेनिज्म है ये प्रेजेंट कर रहा है एक डोमेन ओवरलैप प्रॉब्लम। डोमेन ओवरलैप प्रॉब्लम ये यहां पर क्रिएट कर रहा है। अब डोमेन ओवरलैप प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये इसका डोमेन नहीं है लेकिन ये आ रहा है, तो डोमेन ओवरलैप हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक शुड नॉट अलाउ देयर हर्ट्स टू रूल देयर हेड। अब क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल बैंक शुड नॉट, सेंट्रल बैंक को शुड मतलब सजेशन दे रहा है, शुड जब भी आ जाए सजेशन दे रहा है। कहा जा रहा है सेंट्रल बैंक शुड नॉट अलाउ देयर, सेंट्रल बैंक को ये चीज नहीं करनी चाहिए कि अपने हर्ट्स टू रूल देयर हेड, कि अपने दिल से आप अपना आरबीआई मत चलाइए, सेंट्रल बैंक मत चलाइए, आप लॉजिकली सोचिए। देयर प्राइमरी मैंडेट इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, उनका प्राइमरी मैंडेट क्या है, प्राइस की स्टेबिलिटी को देखना, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ सपोर्ट अ क्लोज सेकंड ऑफ पैरेलल प्रायोरिटी। कहा जा रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ सपोर्ट अ क्लोज सेकंड और पैरेलल प्रायोरिटी। कहा जा रहा है जो ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ सपोर्ट का वो क्लोज सेकंड और पैरेलल प्रायोरिटी है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक ऑलरेडी हैज प्लेंटी ऑन इट्स प्लेट। इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसकी प्लेट में पहले ही बहुत कुछ पड़ा है। अब प्लेंटी ऑन इट्स प्लेट का मतलब क्या है, उसके पास पहले ही बहुत कुछ पड़ा है, इसका मतलब उसके पास पहले ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ है करने को, पहले वो कर लो। इंडिया के अंदर ये बोला जा रहा है। क्या यहां तक क्लियर है बताइए? हाँ भाई, किम जोंग आ गया क्या? एडमिन आज गायब है मुझे लग रहा है, किम जोंग तो आगे हो गया आई थिंक, अपना एडमिन गायब है आज। आ गया भाई किम जोंग आ गया। किम जोंग, एक स्टूडेंट आया था डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, बताओ क्यूआर कोड पे। अपन नहीं आते, जैसे मान लो अपन डेयरी पे गए, बिस्कुट दे दो दूध दे दो, ये क्यूआर कोड कर दिया पेमेंट, वो ऐसे कर रहा था। कोई बात नहीं, उसके जरिए और भी स्टूडेंट को पता चला, ये बात अच्छी है। फिफ्थ और सिक्स को पढ़ो फटाफट। दीपक भाई क्लास में आओगे जब भी तो पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना।
चलिए आज ही इसको रीड करते हैं फटाफट। देखिए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इशूअर ऑफ करेंसी एंड अवर मॉनेटरी अथॉरिटी, देखो अभी भी डांट रहा है, ऑथर डांट रहा है, देखो यहां से डांटना स्टार्ट हुआ कि ये जो आरबीआई का प्रपोजल है ना, ये डोमेन ओवर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेंट्रल बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंट्रल बैंक को लॉजिकली सोचना चाहिए। ये इसका प्राइमरी मैंडेट नहीं है, इसका प्राइमरी मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी लाना, और क्लोज सेकंड क्या है कि भाई ग्रोथ को सपोर्ट करना। उसके बाद इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक के पास पहले ही बहुत कुछ पड़ा है, और फिर ये इधर उधर अपने हाथ पैर नहीं मारे। ऑथर डांट रहा है आरबीआई को। अच्छा, फिर ऑथर क्या कहता है, कह रहा है अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इशूअर ऑफ करेंसी, ये करेंसी इशूअर भी करता है, इसके अलावा अवर मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई इज आल्सो द बैंकर टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है जो आरबीआई है वो बैंकर भी है किसका, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, एज वेल एज बैंक्स का, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का, सुपरवाइजर है अवर सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, और सुपरवाइजर है हमारे सिस्टम का जो हमारा पेमेंट्स और सेटलमेंट होता है, ठीक है। इन एडिशन, इसी के साथ साथ इट हैज अ डेवलपमेंटल रोल, डेवलपमेंटल रोल भी है। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द नैरोवर देयर लिमिट, क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस ये कहता है ऑथर का, जो ऑथर है हमारा, ऑथर जो भी होगा भाई, मिंट का ऑथर होगा, इकोनॉमिस्ट ही होगा, तो जो इकोनॉमिस्ट का एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, सुनो, एक्सपीरियंस है शोन दैट, एक्सपीरियंस ये दिखाता है दी नैरोवर देयर लिमिट, अगर आप अपनी लिमिट कम रखोगे, अपना दायरा कम रखोगे, दी बेटर दी परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उतनी सेंट्रल बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, ठीक है। जितना आप दायरा कम रखोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब जेरोम पोवेल भी आए, आपको याद है जेरोम पोवेल कौन है, जेरोम पोवेल वो हैं जो यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक है उनके चेयरमैन है या उनके गवर्नर है ना। अब गवर्नर चेयरमैन ये मुझे एक्चुअली उनकी टेक्निकल टर्म क्या होती है वो मुझे नहीं पता, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोग को। ये गवर्नर है फेडरल रिजर्व बैंक के, और इनके पीछे ट्रम्प पड़ गया था, अगर आपको याद हो। ट्रम्प कह रहा था मैं आ गया तो पहले इसको निकालूंगा, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत पहले, ट्रम्प आ गया तो उसको निकालूंगा, तो ये वही है जेरोम पोवेल। अब जेरोम पोवेल क्या कहते हैं, चेयर ऑफ द फेडरल रिजर्व, अच्छा ये चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, ठीक है। जेरोम पोवेल कहते हैं पुट इट वेल, अच्छा इस बात को वो अच्छे से रखते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूएस सेंट्रल बैंक रोल इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो जो रोल है किसका, सेंट्रल बैंक का, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, वो अपनी बात ये रखते हैं, ही सेड द फेड शुड नॉट वेंडर ऑफ टू परसीव परसीव्ड सोशल बेनिफिट्स। क्या कहा जा रहा है कि ही सेड दैट फेड शुड नॉट, फेड नहीं जाएगा, नॉट वेंडर ऑफ नहीं भटकेगा, नॉट वेंडर ऑफ, वेंडर ऑफ का ना भटकना, नहीं भटकेगा, टू परस्यू परस्यू करने के लिए परसीव्ड सोशल बेनिफिट्स दैट आर नॉट टाइटली लिंक्ड टू इट्स स्टैट्यूटरी गोल। कहा जा रहा है मैं उस चीज के पीछे कभी नहीं जाऊंगा या भटकूंगा जो हमारे स्टैट्यूटरी गोल में नहीं आता है, एंड अथॉरिटी, और हमारे अथॉरिटी में नहीं आता है। दीज ही एडेड आर बेस्ट लेफ्ट टू इलेक्टेड ब्रांचेस, उन्होंने ये भी ऐड करा, ये सारी जो बातें हैं ये बेस्ट लेफ्ट है, ये उनके लिए अच्छी हैं जो इलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट हमने इलेक्ट करी है या जो गवर्नमेंट तुमने इलेक्ट करी है, ये वो निपटे इन चीजों से। इंडिया रिजर्व बैंक वुड बी बेस्ट सर्व बाय स्टिकिंग टू इट्स निटिंग, तो इंडिया का जो रिजर्व बैंक है वो अच्छा दे सकता है अगर वो स्टिक रहे अपने निट से, अपनी निटिंग से, मतलब अपनी एक्सपर्टीज पे अगर वो बना रहे तो वो अच्छा सर्व कर सकता है। दैट्स इट दोस्तों, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। बताइए आज का एडिटोरियल आप लोगों को कैसा लगा। कैसा था आज का टॉपिक। अब मैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो आज था फ्राइडे, फ्राइडे था मिंट। मेरे को आप एक बात बताना, कमेंट में लिखना एक बात, लास्ट फ्राइडे भी हमने मिंट का एडिटोरियल करा था, ये भी मिंट का एडिटोरियल आपके सामने उठाया, क्या लास्ट फ्राइडे से ये वाला जो एडिटोरियल था ये आपको भले 1% समझ में आया हो ज्यादा, या 1% इजी लगा ना, 1% क्यों लगा मैं बताता हूं। क्योंकि हमने जब फ्राइडे को मिंट का एडिटोरियल करा था लास्ट फ्राइडे को, तो आप लोग को समझ में आ गया था इनके जो एडिटर हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं सेंटेंस के। आप लोग को धीरे धीरे हैबिट होने लग गई कि हाँ यार जो मिंट के एडिटोरियल्स हैं
उनको इस तरीके से पढ़ना होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये लोग इनडायरेक्टली लिखते हैं, इडियोमेटिक वे में लिखते हैं। तो एक बार आपने पढ़ लिया, और आप तो मुझसे बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। तो न्यू स्टूडेंट अगर है तो लास्ट फ्राइडे वाला भी आप लोग मिंट का एडिटोरियल वाली क्लास करके आना और ये वाली करना, आपको दोनों में फर्क दिखेगा। वो फर्क इसीलिए है क्योंकि आप एक बार पहले कर चुके हो, आपके माइंड को पता है हाँ ये मिंट का एडिटोरियल है, ये लेंथी भी होता है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना होता है क्योंकि इडियोमेटिक वे में लिखा होता है। तो ये बात पहले ही आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी, तो इसलिए आपका माइंड उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाया। तो आज आपने देखा, आपने पढ़ा ये एडिटोरियल, और आप आराम से बोल सकते हो मुझे कि सर इस एडिटोरियल के अंदर जो ऑथर है वो आरबीआई को, पहले आरबीआई की उसने बात कर ली, आरबीआई ने दिया, लोग खुश हो गए, आरबीआई ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद से आरबीआई को डांटना स्टार्ट कर दिया इसने, ऑथर ने। अब आप मुझे बताओ कि अगर आरबीआई इस एडिटोरियल को रिस्पॉन्ड करे, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब यही एडिटोरियल मान लो संजय मल्होत्रा जी पढ़ रहे हैं, संजय मल्होत्रा ही है ना, हाँ संजय मल्होत्रा ही है, ठीक है। तो ये एडिटोरियल अब मान लो संजय मल्होत्रा जी पढ़ रहे हैं। अब आप बताओ संजय मल्होत्रा जी किस बात पे लीस्ट लाइकली होंगे, बताओ। बताइए। अब देखो सुनना, डिफेंड दी प्रपोजल, अरे प्रपोजल को डिफेंड करना, उनको क्या कर, उनका प्रपोजल क्या है, क्या प्रपोजल है उनका कि हम 25,000 रुपए देंगे। अब आपको ये बताना है लीस्ट लाइकली किस पे होंगे। अब सुनना मेरी बात, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज द पिलर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देयरफॉर कंपनसेशन इज द सैचुरेटरी गोल। ये तो सही बात है, हमें लीस्ट लाइकली बताना है, इसका मतलब हमें फॉल्स बताना है भाई, फॉल्स बताना है हमारे को। The DEF fund was specifically created for the purpose of victim compensation। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वाला जो फंड है इसको स्पेशली क्रिएट किया गया है इस पर्पस से कि विक्टिम को कंपनसेशन मिले, या यहां पर ये बोला गया था कि हम इसमें से निकाल करके इनको पैसा दे देंगे, आरबीआई विल पे द रेस्ट फ्रॉम इट्स डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो विक्टिम के लिए स्पेशली इसको क्रिएट नहीं करा गया। तो ये वाली बात देख करके ऑथर साहब इसके साथ, सॉरी गवर्नर साहब इसके साथ लीस्ट लाइकली कर जाएंगे। वेटिंग फॉर लीगल एनफोर्समेंट इन अनजस्ट टू पुअर विक्टिम्स हु लॉस मनी नाउ। तो कहा जा रहा है वेटिंग फॉर लीगल एनफोर्समेंट, वेट करना लीगल एनफोर्समेंट के लिए, ये अनजस्ट होगा, अनजस्ट मतलब ये सही नहीं होगा पुअर विक्टिम्स के लिए जो वेट कर रहे हैं। इस बात पे तो भाई जो गवर्नर है वो एग्री कर जाएंगे कि हाँ भाई जो पुअर है जिनका पैसा फ्रॉड में चले गया वो वेट नहीं कर सकता, उसको फटाफट अपन क्या करेंगे, उसको कंपनसेट कर देंगे। तो इस बात पे भी गवर्नर एग्री कर देंगे, इस बात पे भी गवर्नर एग्री कर देंगे, लेकिन गवर्नर इस पे एग्री नहीं करेंगे कि हमने फंड ही इनके लिए बनाया स्पेशली क्रिएटेड फॉर, इस पे एग्री नहीं करेंगे वो। तो 15% लायबिलिटी फॉर बैंक्स एक्ट एज द नज, अगर 15% बैंक को देना होगा तो बैंक ध्यान रखेगा फ्रॉड ना, 15% बैंक के हाथ से भी तो जा रहा है तो बैंक ध्यान रखेगा फ्रॉड ना हो, इसको 15% देना पड़ जाएगा। तो ये भी ऑथर गवर्नर सॉरी एग्री कर जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी हैज रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट एंड ऑफर्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो कहा जा रहा है जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें सबको हाँ इतनी बातें पता है, एंड ऑफर, और ऑफर करिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और उससे कुछ रिटर्न्स मिल नहीं रहे। तो ये वाली बात भी जो गवर्नर है वो एग्री कर जाएगा। तो गवर्नमेंट कहेगा, गवर्नर बोलेंगे कि चलो भाई एजुकेट करते हैं, लेकिन गवर्नर इस बात से एग्री नहीं करेंगे। आपको लीस्ट लाइकली वाला आंसर देना था। आई बात समझ में? देखा, गवर्नर बनना आसान नहीं है। गवर्नर बन के सोचना है आपको, आप किस प्रपोजल को डिफेंड नहीं कर पाओगे, लीस्ट लाइकली आपको बताना है टू यूज टू डिफेंड द प्रपोजल। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए।
लीस्ट लाइकली नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। अलग कैसे बताते हैं? रेपो रेट्स अफेक्ट द गवर्नमेंट, द प्रपोजल अफेक्ट द पुअर। ये कौन सी बात हुई? रेपो रेट्स आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। वाह भाई वाह, हमें पता ही नहीं। जैसे रेपो रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हमें पागल समझाया क्या? रेपो रेट्स हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सिटीजन। क्या रेपो रेट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सिटीजन पे? नहीं। रेपो रेट्स इंपैक्ट सिटीजंस इनडायरेक्टली थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, द प्रपोजल बेनिफिट सिटीजन डायरेक्टली। हाँ, रेपो रेट इनडायरेक्टली, लेकिन इस प्रपोजल का डायरेक्ट इंपैक्ट पहुंचा है। डी आंसर आ जाएगा। रेपो रेट आ रहा मंथली अकरेंस नहीं। क्लियर? डी आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को आज का ये जो कंप्लीट हमारा सेशन था ये बहुत बढ़िया लगा होगा। और मिंट का जो एक हमारा डे होता है फ्राइडे, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, हमें मिंट का एडिटोरियल पढ़ने को मिलेगा। देखो मिंट का एडिटोरियल डेली भी नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि लेंथी होता है ना। और भाई अपन अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग मैगजीन को पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स और इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आप लोग को इम्प्रूवमेंट मिल रहा है क्या एडिटोरियल पढ़ने में। क्या आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये एक परफेक्ट क्लास है एडिटोरियल की, जिसमें वोकैबुलरी भी लिमिटेड होती है जितनी होनी चाहिए, जिसमें सर आप रीडिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और खास करके जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हटके होती है, जिससे कि हमें डीपली एडिटोरियल को एनालाइज करने का मौका मिलता है। आपका माइंड खुलता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, तो सुबह सुबह हमारा माइंड जिस लेवल पे काम करता है उतना दिन के किसी टाइम पे नहीं करता। तो सुबह सुबह आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, आपका मेंस का पोर्शन कवर हो रहा है, आरसी का प्री का कवर हो रहा है। प्री तो आपको फिर कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अब वो स्टूडेंट रुकेंगे जिनको पेड बैच के बारे में जानना है, बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जा रहे हैं प्लीज आकर के कमेंट जरूर करिएगा क्लास एंड होने के बाद। अब देखो मैं बता देता हूं क्या है क्या चीज है। आज 1 बजे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास होगी आज। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं सर हम रिपीटर्स हैं, है ना, हम सर रिपीटर्स हैं, अब हम जीरो से नहीं पढ़ना चाहते। आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो भाई मैंने इस बैच को इस तरीके से बनाया है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तब भी आपको इसके अंदर डे 1 से कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप रिपीटर हैं तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वो सारी बातें आप लोग को मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको रिकॉर्डेड ही बैच चाहिए तो भाई फिर अपन लाइव बैच क्यों ला रहे हैं, फिर अपन लाइव बैच क्यों ला रहे हैं। 2026 मंजिल बैच न्यू बैच है, न्यू माइंडसेट के साथ है, सब कुछ ऑर्गेनाइज मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा, जो मैंने अब तक नहीं करा। जो मैंने अब तक नहीं करा वो इसमें होने जा रहा है। मैंने इस बार कुछ अलग सोचा है, मैंने इसमें रिवीजन डे रखा है। रिवीजन डे मेरे किसी भी बैच में नहीं आया। रिवीजन डे की क्या कहानी है वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं क्लास लेकर के आऊंगा आपके लिए जिसमें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। मुझे भी बताया यार, बच्चा हर बच्चा थोड़े ना नाउन आकर के नाउन पढ़ रहा है, प्रोनाउन पढ़ रहा है। नाउन प्रोनाउन तो भरे पड़े हैं, नाउन टाइप करो यूट्यूब पे, नाउन हजारों वीडियोस आ जाएंगी, नाउन प्रोनाउन तो भरे पड़े हैं। तो सर हम आपसे क्यों पढ़े, यही तो है, यही तो आके आपको देखना है। मैं दिखाऊंगा आप लोग को, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी, जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट की बात होगी, चाहे वो बिल्कुल जीरो है, बिगिनर है, हिंदी मीडियम का है, चाहे वो प्रो स्टूडेंट है जिसको मेंस के लिए पढ़ना है, जिसका प्री निकल जाता है वो मेंस के लिए करते हैं, सब कुछ होगा। इसको मैंने डिजाइन इस तरीके से करा है। इसका फॉर्मेट एक बार आने दो बाहर, आप देखना पूरी इंडस्ट्री में ये फॉर्मेट अभी तक बाहर नहीं आया जो मैं लेकर के आने वाला हूं। हमारी ये प्लानिंग बहुत पहले से हो चुकी थी, पहले से ही टाइम टेबल बन चुका है, टाइम टेबल रेडी पड़ा है। अब उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करा अपन ने, और भी चीजें उसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। सब कुछ आप आ जाओ, 1 बजे आ जाओ। कैसे आना है,
इसको स्कैन करके आप वेबसाइट पे पहुंचोगे, यहां से पेमेंट आपकी नहीं होगी भाई, ये वेबसाइट है, यहां से आप वेबसाइट पे जाओगे, फिर आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आप अपना प्लान सेलेक्ट करोगे, आपको 6 महीने का चाहिए, 1 साल का चाहिए, उसके बाद जाकर के आपको कोर्स मिलेगा, उसके बाद जाकर के जो QR कोड आएगा वो स्कैन करके पेमेंट होगा, इससे पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप, कॉलिंग नहीं होगी, व्हाट्सअप होगा, और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी माइग्रेशन वाले स्टूडेंट चल रहे थे इसलिए मैसेज भरे पड़े थे, अब वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम स्टूडेंट को एक्सेस देती है। अब जो बच्चे उनसे हम बात कर लेंगे और उनका भी 2-3 दिन में हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपसे ज्यादा टेंशन में, मुझे आपसे ज्यादा टेंशन थी इसलिए मैंने कल एक्सेस दिया क्योंकि आज क्लास थी। आप अगर कुछ स्टूडेंट रह गए तो उसमें या तो आपकी गलती है या तो आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम थी तभी नहीं हुआ, और वो हो जाएगा। 2 से 3 दिन अब और लगेंगे क्योंकि अब हमारा दूसरा बैच होगा, एक बैच तो हमने दे दिया कल रात को ही, ठीक है भाई। चलिए, ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हो क्या क्या आप लोग को मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से 1 बजे पेड क्लास में। आज होगा मंजिल बैच का इनॉग्रेशन न्यू प्लेटफॉर्म पे, स्टडी क्विक पे। तो स्टडी क्विक पे ही अब सारी आपकी क्लासेस, सारे ही पेड बैच अब आपको स्टडी क्विक पे देखने को मिलेंगे। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बोल दिया ना, 2-3 दिन लगेंगे, हो जाएगा। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है। चलिए भाई, मिलते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी लेकर के आऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं, रिपीटर्स हैं, क्या करना है सबको डिटेल में बताऊंगा। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी भाई, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, लाइव नहीं देख पाओगे तो।